सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कौन कौन सी खबरें हैं सर जहाँ पर निवेशकों को लोगों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कौन से ट्रिगर्स रहेंगे सर? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं स्टूडियो से बाहर हूँ, इसलिए फोन पर आपके साथ हूँ। उंगलियों पर दुनिया की शुरुआत करते हैं, खबरों का सफर शुरू करते हैं। अभी अभी तत्काल आई एक खबर से अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह के अंत में कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। कनाडा ने अपने यहाँ डिजिटल सेवाओं पर 3% टैक्स लगाया था, जिसकी का भुगतान अगले हफ्ते से शुरू होना था और ये पिछली तारीख से लागू हो रहा था। तो माना जा रहा था कि इससे जो प्रमुख टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, अल्फाबेट, अमेज़न और मेटा, इन्हें करीब $3 बिलियन का भुगतान करना होगा। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तत्काल सभी व्यापार वार्ताएं खत्म कर दी थी। आज अभी थोड़ी देर पहले कनाडा ने इस टैक्स को वापस ले लिया है। कनाडा की तरफ से आधिकारिक घोषणा की गई है। गार्जियन सहित कई दुनिया के अखबारों ने अभी ये खबर शुरू की है। इसके बाद अब कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। अन्य खबरों में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक पैंतरों पर हैं। तनाव भी है और बातचीत की कोशिशें भी हैं। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने पर हमले की धमकी दी है और बार बार चेतावनी दी है कि यदि ईरान परमाणु सीमा को पार करेगा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। हाल में ही ईरान के परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया था। इधर ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने बीबीसी से कहा कि यदि अमेरिका बातचीत की मेज पर आना चाहता है तो उसे हमलों का इरादा छोड़ना होगा। एक जो सबसे बड़ी खबर ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर या परमाणु परियोजनाओं को लेकर है, वो कल से चर्चा में है वो आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रासी का बयान है। यूनाइटेड नेशंस की जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है आईएईए, उसके प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान तो हुआ है, मगर इतना नहीं, वह जल्द ही दोबारा संवर्धन शुरू कर सकता है क्योंकि उसके पास इसकी तकनीक उपलब्ध है। इस खबर पर काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काफी चर्चा है और प्रतिक्रियाएं हैं। पिछले सप्ताह के अंत में अमेरिका ने ईरान के लिए शांति सौदे का प्रस्ताव किया था और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने की शर्त रखी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि ईरान यूरेनियम का समर्थन जारी रखेगा। तो यानी परमाणु हथियारों को लेकर, परमाणु संवर्धन क्षमता को लेकर, जिसे लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, वो बात घूमकर वहीं आ गई है। और अब इसके बाद दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि आखिर दोनों देशों के बीच कोई वार्ताएं होती हैं या नहीं, और कच्चे तेल की कीमतों पर इसका असर भी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल, जो कि टैक्स से रिलेटेड और खर्च से रिलेटेड है, सीनेट से मंजूर हो गया है। सीनेट ने इस विधेयक को 51-49 वोटों से आगे बढ़ाया है, जिसमें सैन्य खर्च बढ़ाने की और मेडिकेयर और स्वच्छ ऊर्जा में कटौतियां शामिल हैं। इधर एक महत्वपूर्ण खबर अमेरिका के टेक्सास राज्य से है। अमेरिका में टेक्सास ने कानून पारित किया है जिसके तहत चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के लोग राज्य में किसी भी तरीके की आवासीय, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल जमीन की खरीद नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा घटनाक्रम है अमेरिका के हिसाब से। अब 9 जुलाई की तारीख करीब है। ट्रंप के जवाबी रेसिप्रोकल टैरिफ आ सकते हैं। इस तारीख को बढ़ाने को लेकर ट्रंप और व्हाइट हाउस से अलग अलग संकेत आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने फॉक्स न्यूज को ट्रंप के एक ताजा इंटरव्यू के हवाले से कहा है कि 9 जुलाई की तारीख नहीं बढ़ेगी, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ दोबारा लगाए जा सकते हैं। इधर वित्त मंत्री बेसेंट का कहना है कि 9 जुलाई तक सभी प्रमुख संधियों पर दस्तखत होना मुश्किल है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का नया दौर शुरू हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए और शांति वार्ताओं की सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेस्क इलाके में शेवेंको की एक लिथियम माइन पर कब्जा कर लिया है। ये यूरोप के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में एक है। और इसके बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच संधि मुश्किल में होगी, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपनी सहमति में यूक्रेन के खनिज भंडारों का उपयोग करने पर समझौता किया है। इस खदान पर रूस के कब्जे के बाद अब यूक्रेन के लिए खान और लिथियम रिसोर्सेज को अमेरिका को देना मुश्किल हो जाएगा। चलते हैं अगले चरण में, दुनिया के प्रमुख आंकड़ों को देखते हैं कि क्या बता रहे हैं इस सप्ताह की शुरुआत में। केंद्रीय बैंकों का संगठन है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसने कहा कि अर्थव्यवस्था ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रही है और यहाँ से परिस्थितियां काफी जटिल हैं। तनाव और व्यापार नीति पर अनिश्चितता बढ़ रही है। अमेरिका में क्वार्टर वन के जीडीपी के आंकड़े पिछले सप्ताह आए थे, जिसमें गिरावट दिखाई दी थी। पिछली तिमाही के मुकाबले दिसंबर तिमाही में 2.5% की गिरावट, 2.4% की बढ़ोतरी के बदले कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया था। इस आंकड़े को संशोधित किया गया है और 0.5
परसेंट यानी 50 बेसिस पॉइंट की और कमी की गई है। यह संशोधन उपभोक्ता खर्च कम होने के कारण हुआ है, जिसके कारण मंदी की चिंता अमेरिका में बढ़ रही है। कनाडा के मासिक जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिनमें गिरावट है, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी दिख रही है। चीन का कंपोजिट पीएमआई 3 महीने की ऊंचाई पर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ लगातार तीसरे महीने सिकुड़ी है। सर्विसेज की ग्रोथ में 3 माह की ऊंचाई दिख रही है। जापान के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए हैं, वृद्धि दर सुस्त है। कोरिया में रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं, कोई खास बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है। अगला चरण है कमोडिटीज का। कमोडिटीज बाजार को करीब से देखते हैं। क्रूड ऑयल और में ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में गिरावट है, 66 और $65 पर है। नेचुरल गैस की कीमतों में भी नरमी है। ईरान और इजराइल का संघर्ष विराम फिलहाल जारी रहने की उम्मीद है, जिससे कि तेल बाजार पर जो दबाव बना था और कीमतों में जो बढ़ोतरी थी वो कम होती दिख रही है। सोना भी करीब 1 महीने की न्यूनतम स्तर पर है। ग्लोबल हालात सुधरने से, युद्ध की संभावनाएं सीमित होने से मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा घटनाक्रम दक्षिण कोरिया से आया है। दक्षिण कोरिया ने वॉन पे बेस्ड स्टेबल कॉइन की इजाजत देने की तैयारी की है। दक्षिण कोरिया पूरी क्रिप्टो क्रांति में और स्टेबल कॉइन क्रांति में थोड़ा सा बाहर था, लेकिन अब वहां के नए राष्ट्रपति ने क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देने की तैयारी की है। इस फैसले के बाद बैंक ऑफ कोरिया के डिजिटल करेंसी कार्यक्रम से जुड़े स्टॉक्स में तेजी आई है। कोरिया एक और देश होगा जो स्टेबल कॉइन को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है। इधर बिटकॉइन में तेजी के पैटर्न दिख रहे हैं। ईटीएफ की खरीद तेजी से बढ़ी है। बीते एक सप्ताह में बिटकॉइन में करीब 10% की तेजी दिखाई दी है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की हालत बेहद खराब है। यूएस डॉलर इंडेक्स 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो बढ़ते दबाव और चुनौतियां हैं, उसके कारण अमेरिकी मुद्रा पर गहरा असर पड़ रहा है और इसलिए आपको दुनिया की सभी मुद्राओं में मजबूती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि फिलहाल अगले 24 घंटे में रुपए के स्थिर रहने की संभावना है, अगर शेयर बाजारों से कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होता। कॉर्पोरेट खबरों में कनाडा से एक प्रमुख खबर है कि कनाडा ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन की सीसीटीवी कंपनी हाइकविजन को कनाडा में अपनी गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया है। किसी चीनी प्रमुख कंपनी पर हाल फिलहाल में कनाडा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत से कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आज शेयर बाजार को प्रभावित करेंगी। रिलायंस इंडस्ट्री नायरा एनर्जी में रूस की कंपनी रोजनेफ्ट का हिस्सा खरीद सकती है। बातचीत शुरू हो गई है। रिलायंस के स्टॉक पर आज नजर रखनी होगी। इधर अहमदाबाद में की फार्मास्यूटिकल कंपनी टोरेंट फार्मा जेबी केमिकल्स में करीब 25,000 करोड़ के निवेश से कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने वाली है। ये हिस्सेदारी ग्लोबल इन्वेस्टर केकेआर से खरीदी जाएगी। इस स्टॉक पर भी आज नजर रखनी होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताओं में तेजी की खबर है, लेकिन ठोस प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। दो तरीके के संकेत हैं। एक संकेत है कि भारत एक शुरुआती संधि कर सकता है, लेकिन अभी विवाद के मुद्दों पर सहमति नहीं दिखी है। रेलवे अपने टिकटिंग सिस्टम को चुस्त करने जा रही है ताकि वो कंफर्म यात्रियों को 8 घंटे पहले उनकी टिकट के कंफर्म होने की सूचना दे सके। ये रेल यात्रियों के लिए बेहद राहत की बात होगी। अगले 24 घंटे में जो महत्वपूर्ण चीजें इन पर निगाहें रहेंगी, उसमें यूरोजोन की मुद्रास्फीति के आंकड़े देखने के होंगे। यूएस और कनाडा के बीच में व्यापार वार्ताएं दोबारा शुरू हो रही हैं। इसकी प्रतिक्रिया कैसी दिखती है और अमेरिका इसे किस तरह से लेता है, क्योंकि घोषणा अभी हुई है, इस पर नजर रहेगी। यूएस में नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, जॉब डेटा आएगा, जिस पर निगाहें रहेंगी। और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संधि की बातचीत को लेकर आज वाशिंगटन से कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलने की संभावना है। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।